आफत कहकर नहीं आती। कौन सोच सकता था कि पोते के साथ घर से बाहर निकला दादा 1 मिनट के लिए घर के अंदर जाए और बाहर पोते के साथ कांड हो जाए। 8 जनवरी को श्रीगंगानगर में यही तो हुआ। बाइक पर 2 बदमाश आते हैं और मासूम को बाइक पर उठाकर ले जाते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं। दिन दहाड़े इस वारदात से श्रीगंगानगर स्तब्ध रह गया, लेकिन 8 साढ़े 8 घंटे के बाद ही वो खबर भी आ गई जिसकी किसी को शायद उम्मीद नहीं थी। जिस दौर में पुलिस की पब्लिक से भिड़ंत की तस्वीरें आ रही हैं, दोनों एक दूसरे पर जोर आजमाते दिखाई दे रहे हैं। उस दौर में पुलिस प्रशासन की जयकारे लगाए जाने की तस्वीरें हैरान करती हैं ना। हैरानी लाजमी भी, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद पब्लिक पुलिस से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझती रही। लेकिन 8 जनवरी को जो हुआ उससे खाकी के प्रति प्रदेशवासियों का सम्मान बढ़ गया। सचमुच पुलिस मुस्तैद हो जाए तो अपराधियों की एक न चलेगी। 8 जनवरी को बदमाशों ने आर्किटेक्ट के 5 साल के बेटे का अपहरण कर लिया। बाइक सवार बदमाश बच्चे को बाइक के बीच में बैठा कर ले गए। घर के बाहर से दिन दहाड़े मासूम रुद्र शर्मा के अपहरण की सूचना से शहर भर में हड़कंप मच गया। रुद्र के घर पर शहरवासियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पुलिस ने भी शहर भर में नाकाबंदी करते हुए बाइक सवार किडनैपर की तलाश में आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। जब पता चला अपने को तो उसके बाद से मैं केवल इसी पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। और हमारी जितनी भी टीमें हैं, हाँ। एडिशनल साहब तो खुद ही यहाँ पर लगे हुए थे। हाँ। मतलब बेसिकली हमने साइबर इंट, ह्यूमन इंट, साइकोलॉजिकल इंट, तीनों चीज का परफेक्ट यूज किया। हाँ। क्योंकि हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि बच्चे को सेफ रखना, उसके बाद ही कोई चीज आती। दरअसल बच्चे की गुमशुदगी के मामले में पुलिस को फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि पकड़े जाने के डर से कई बार अपहर्ता बच्चे को मौत के घाट उतारने से भी नहीं हिचकते। ये भी जरूरी था ये दिखाना कि भाई पुलिस को ज्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये डर भी रहता है कहीं न कहीं कि ऐसा लगे कि पुलिस को पता चल गया तो वो और दूर भाग जाएं या और बचने की कोशिश करें। तो हमारी टीमें भी जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। बिल्कुल सिविल ड्रेस में, बाकी टीमें भी 100% सिविल ड्रेस में ही घूम रही हैं। रुद्र शर्मा के अपहरण का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद बच्चा किडनैपर के साथ सहज दिखाई देने पर मामले में किसी परिचित का हाथ होने की संभावना दिखाई देने लगी थी। ऐसे में पुलिस मासूम की किडनैपिंग को लेकर हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। मासूम रुद्र शर्मा की किडनैपिंग के कुछ घंटे बाद बच्चे के दादा को 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने का कॉल आने के बाद मामला और पेचीदा हुआ। वो 2 लड़के आए और उन्होंने उसे बातों के साथ मोटिवेट किया और उसे ले गए। और वो किसी तरह का कोई नकाब नहीं पहन रखा था, बड़े सामान्य तरीके से ले गए। तो आसपास किसी पड़ोस में शक भी नहीं हुआ। और ले जाते ही तुरंत हमारे घर में आधा घंटा थोड़ा आस पड़ोस पूछा गया, लेकिन बच्चा नहीं मिला। तभी तुरंत हमने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस को संपर्क करके फिर पुलिस प्रशासन सब एक साथ मुस्तैद रूप से बच्चे को ढूंढने में लग गए। तो इसमें प्रशासन का और पुलिस वालों का बहुत बड़ा सहयोग है। अपहर्ताओं की गिरफ्त से बच्चे को सकुशल बरामद करना कतई आसान नहीं था। रिस्क बड़ा था, लेकिन पुलिस के पास दूसरा विकल्प नहीं था। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को बातों में फंसाए रखा ताकि अपहरणकर्ता मासूम रुद्र शर्मा को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए। वहीं सोशल मीडिया पर अपहरणकर्ताओं के सीसीटीवी फुटेज और मासूम रुद्र शर्मा की फोटो वायरल कर आमजन से भी अपहरणकर्ताओं और रुद्र शर्मा की जानकारी मिलने पर पुलिस से संपर्क करने की अपील की गई। मासूम रुद्र शर्मा की तलाश में जहां एक और पुलिस ने नाकेबंदी करते हुए सादी वर्दी में करीब 1 दर्जन टीम लगाई, वहीं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर भी अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी। पास जो लोकेशन आ रही थी वो भी पिन पॉइंट नहीं आ रही थी, सी टाइप लोकेशन आ रही थी। इसलिए और शहर में सी टाइप लोकेशन आने का मतलब कि कुछ भी आइडिया नहीं। बट 8-10 टीमें मोटरसाइकिल पे लगातार घूमते हुए अलग अलग जितने भी हमारे लोग थे जो जानकार थे, जितने भी मुखबिर थे या जितने भी संभ्रांत लोग थे, सबसे ओवरटली सूचना सबको दी गई, सबसे गैदर किया गया। और इस पूरे उसके बाद जब बच्चा मिला तो सबसे बेसिक खुशी यही हुई कि बच्चा मिल गया। एसपी गौरव यादव बच्चे के अपहरण में किसी परिचित की भूमिका की ओर इशारा करते हैं।
पुलिस के मुताबिक अपहरण के समय आसपास मौजूद लोगों का कहना था कि बच्चे को जिस तरह से दो युवक लेकर गए, उससे ऐसा नहीं लगा कि वो बच्चे से परिचित नहीं थे। बट प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उन्होंने प्लान करके बच्चे को किडनैप किया, मोस्ट प्रोबेबली रैंसम के लिए। कितने लोग उस पकड़े हुए? 2 लोग। तो बट जैसा मैंने कहा कि मेरी जो क्यूरियोसिटी थी या मेरा जो लक्ष्य था या पूरे पुलिस का लक्ष्य था, पूरे गंगानगर का लक्ष्य था, जैसा आप लोगों ने बताया सभी का ही लक्ष्य था कि बच्चा सकुशल मिले। तो बच्चा मिलने के बाद मेरे भी ये था कि बच्चे से मिला जाए, बच्चे से बात की जाए, परिवार वालों से बात की जाए। इसके बाद मैं जाऊंगा, उनसे इंट्रोगेट करूंगा और उसके बाद जो फाइनल डिटेल्स, एग्जैक्ट डिटेल्स है वो तब मैं शेयर करूंगा। पुलिस ने महज 8 घंटे में उसी दिन देर शाम स्थानीय युवकों की मदद से रुद्र शर्मा को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल छुड़ा लिया और अपहरणकर्ताओं को भी धर दबोचा। बच्चे के सकुशल घर लौटने पर जहां परिजनों ने और पूरे शहर ने श्री गंगानगर पुलिस और प्रशासन का आभार जताया, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने भी चैन की सांस ली। 5.5 साल के मासूम रुद्र शर्मा के सकुशल घर वापस लौटने पर जहां परिजनों ने पुलिस प्रशासन और शहर वासियों का आभार जताया, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने भी चैन की सांस ली। वहीं श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा दोनों किडनैपर्स को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि 5.5 साल के रुद्र शर्मा के घर से बाहर हुए अपहरण कांड में शामिल अन्य लोगों को भी सामने लाया जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। प्रदेश का मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन सूबे का सियासी पारा हाई है, गर्म है। सत्ताधारी दल के कई विधायक कुर्सी पाने की जुगत में लगे हैं, तो कईयों को अपनी कुर्सी पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। क्या वाकई में 14 जनवरी के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? देखते हैं। हर मास के बाद होगा बड़ा खेल। संगठन कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। किसकी उम्मीदें चढ़ेंगी परवान, किस किस की हलक में आएगी जान। सियासी सरगर्मियों पर सस्पेंस बरकरार, नतीजे का इंतजार। जिस सियासत में मुर्दों से भी सियासी हित साधे जाते हो, वहां कोई शय पुरानी कैसे हो सकती है? इसलिए अगर 2 जनवरी को जयपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी के इस बयान को नए सिरे से समझने की कोशिश हो रही है, तो इसके गहरे मायने हैं। कहा जा रहा है कि खरमास के कारण ठिठक चुकी सूबे की सियासत खरमास बाद नई रफ्तार पकड़ने जा रही है। दरअसल खरमास वो समय होता है जब शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इसीलिए सियासत की समझ रखने वाले खरमास बाद खासी उथल पुथल मचने के आसार जता रहे हैं। 14 जनवरी को खरमास खत्म हो जाएगा। ऐसे में खरमास खत्म होने के साथ में ही राजस्थान की राजनीति में हमको कुछ बड़े फेरबदल देखने के लिए मिल सकते हैं। राजस्थान की राजनीति में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो भजनलाल सरकार है, उसमें 6 मंत्रियों की जगह खाली है। 31 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। ऐसे में संभावना इस बात की बहुत अधिक है कि मुख्यमंत्री भजनलाल इन 6 रिक्त स्थानों पर नए मंत्रियों को जगह दें। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पहले कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, भजनलाल कैबिनेट में नए चेहरे शामिल हो जाएंगे। लेकिन उपचुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव हो गया और अब तो 31 जनवरी को विधानसभा का बजट सत्र भी होना है। लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इंतजार बाकी है। देखना यह है कि कब तक होता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सत्ता संगठन ने मिलकर एक रणनीति तैयार की है। सबसे पहला फेरबदल संगठन में होगा। इसके बाद राजनीतिक नियुक्ति के तहत आयोग, बोर्ड, निगम में कुछ नेताओं को मौका दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। तो हर 6 साल बाद हमारे यहाँ नए कोपले फूट के आती हैं। जो पुराने लोग होते हैं हम उनका इस्तेमाल भी करते हैं, उनके अनुभव का लाभ भी लेते हैं, लेकिन 6 साल बाद किसी को दोहराते नहीं है। फिर कम से कम 3 साल उसको आराम करना पड़ता है, फिर उसको दोबारा काम दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो घर बैठाया जाता है, उसको हम दोबारा भी अध्यक्ष बना सकते हैं। सबसे पहले बात संगठन की। संगठन में बूथ से मंडल, जिला और प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया चलती है। 60% बूथ समितियां गठित होने पर मंडल के चुनाव होते हैं। 50% मंडल अध्यक्षों के चुनाव होने पर जिला अध्यक्षों के चुनाव होते हैं।
इसी तरह करीब 50% जिला अध्यक्षों के चुनाव होने पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रदेश बीजेपी में चल रहे संगठन चुनावों में मंडल अध्यक्षों के नाम पर भी सर्वसम्मति नहीं बन पा रही। अभी तक जिन मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित किए हैं उन पर भी विवाद हो रहा है, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। मंत्रिमंडल ये बनाए नहीं बनाए, एक्सटेंशन करे नहीं करे, जो मंत्री अभी फेल हो गए आगे वो मंत्री क्या न्याय करेंगे। तो अभी का जो पूरा मंत्रिमंडल फेल है, अब ये अपना मंत्रिमंडल एक्सटेंशन करे नहीं करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं ये मानता हूं जनता का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सरकार में। ये कैबिनेट बढ़ाएंगे तो भी, नहीं बढ़ाएंगे तो भी, हालांकि मैं तो इस बात को नहीं मानता क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई, इसलिए इनको सरकार पर ध्यान देना चाहिए। अभी ये इस तरह की चर्चाएं चल रही है, कोई कह रहा है कि मंत्रिमंडल एक्सटेंशन होगा, कोई कह रहा है मंत्री बदलेंगे। बदले या नहीं बदले, एक्सटेंशन करे या नहीं करे, जनता को कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सरकार जनता से बहुत दूर हो चुकी है। इसलिए अब सरकार कुछ भी करे, जनता का विश्वास टूटे। कांग्रेस का प्रहार अपनी जगह, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आश्वस्त हैं कि सब ठीक हो जाएगा। कोई टकराव नहीं है, हमारे यहाँ सब आपसी सहमति से होता है और इसमें मेरा काम तो है नहीं, न मैं इस विषय पे हूँ क्यों मैं खुद अभी एक प्रकार से कार्यकारी हूँ। तो जो चुनाव जिनको करवाना है वो चुनाव करवा रहे हैं, ये तो वो ही जानते हैं। और वैसे हमारे यहाँ कहीं भी कोई अप्रिय कहीं से खबर नहीं है, सब व्यवस्थित रूप से हो रहा है और आपसी सहमति से हो रहा है। बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि दागी और बागी को मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। यह मामला प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तक पहुंचा। उनको कहा गया कि इस तरह की स्थिति सही नहीं है पार्टी के लिए, और अगर मंडल अध्यक्ष की जब नियुक्ति नहीं हो पाई है, उनका निर्वाचन नहीं हो पाया है, तो जिला अध्यक्षों को लेकर भी पेच फंसा हुआ है, मामला अटका हुआ है। अब सवाल ऐसे में यह उठता है कि क्या बीजेपी बाकी प्रदेशों से पहले या बाकी प्रदेशों की तरह समय पर अपने संगठन का चुनाव राजस्थान में करा पाएगी? भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट भी निर्णायक दौर में पहुंचने की खबर है। इस सुगबुगाहट को इस तथ्य से भी बल मिलता है कि मंत्रिमंडल में 6 पद खाली हैं। बीजेपी सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों को हटाने पर ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, बल्कि कुछ नए लेकिन अनुभवी चेहरों को मौका देने के प्रयास किए जाएंगे। हमारी इच्छा है, हम अगर इतने मंत्रियों से काम कर रहे हैं तो हम क्यों सरकार का पैसा खर्च करें, और हमें अगर लगता है कि अनुभव के हिसाब से हमें कुछ अतिरिक्त मंत्रियों की जरूरत है तो समय आने पर हम उसका तय कर लेंगे। राजस्थान मंत्री परिषद में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत 24 मंत्री हैं। इस लिहाज से अभी 6 पद खाली हैं। कैबिनेट में सबसे अनुभवी माने जाने वाले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर निर्णय अब तक नहीं हुआ है। हालांकि भजनलाल शर्मा की टीम के कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आकलन के आधार पर उनकी जिम्मेदारियों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। पिछले कई मौकों पर खासकर विधानसभा में देखा गया है कि अनुभव की कमी के कारण कई मंत्री, राज्य मंत्री विपक्ष के आगे घिरते नजर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। परीक्षा को लेकर भजनलाल सरकार की ओर से कोर्ट में दिए गए जवाब के बाद कांग्रेस उसे घेरने में लगी, जबकि अभ्यर्थियों की आस अभी खत्म नहीं हुई। इस रिपोर्ट में देखिए। एसआई भर्ती परीक्षा पर क्यों बदला सरकार का स्वर? सूबे की सरकार से जवाब की दरकार। अपनी ही एजेंसी पर भरोसा नहीं कर रही सरकार। बदले स्वर पर कांग्रेस हमलावर। प्रदेश में एसआई भर्ती परीक्षा के रद्द होने की आस लगाए बैठे इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में एसआईटी जांच का हवाला देते हुए यह कहा गया कि अभी जांच जारी है, इसलिए इस पर कोई फैसला रद्द करने को लेकर सरकार की तरफ से नहीं लिया जा सकता है। वहीं सरकार के इस जवाब पर हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को यह कहा गया कि आपको क्या अपनी एजेंसियों पर ही भरोसा नहीं है? फिलहाल अभी इंतजार अगली सुनवाई का है, जो कि फरवरी में होने वाली है। दरअसल गुरुवार को हाईकोर्ट में सरकार की ओर से जवाब पेश करते हुए
अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि अभी एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एसआईटी मामले की जांच कर रही है। हम आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हम इस भर्ती को फिलहाल रद्द नहीं कर सकते। देखिए, सरकार ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है कि हर पहलू पर समीक्षा जारी है और समीक्षा में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर विचार विमर्श सरकार में जारी है और वर्तमान में याचिकाकर्ता का इस तरह का कोई केस नहीं है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार हर आरोपित पे कार्रवाई कर रही है। इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने पूछा, क्या सरकार को अपनी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? क्योंकि एसआईटी मंत्रियों की सब कमेटी ने भर्ती रद्द करने की अनुशंसा की थी, जिस पर जवाब देते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि राय को राय की तरह ही देखना चाहिए। निरस्तीकरण के लेकर के कई सारे विधिक बिंदुओं की समीक्षा होती है, कई सारे मुद्दों की समीक्षा होती है, एक बड़ा निर्णय होता है, तो हर तरीके के बिंदु जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी जो पैरामीटर्स दिए गए होते हैं उन सबकी समीक्षा के बाद ही ये पूरा प्रोसेस अभी जारी है। वही सरकार का मामला। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीनियर एडवोकेट और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर.डी. रस्तोगी को न्याय मित्र नियुक्त किया है। साथ ही 18 नवंबर को दिए आदेश को स्पष्ट करते हुए इस मामले में फील्ड पोस्टिंग ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को एसआई भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी सरकार ने ट्रेनी एसआई को पोस्टिंग दे दी थी। हालांकि पोस्टिंग के कुछ दिनों के भीतर ही 48 घंटे से अधिक एसओजी की गिरफ्त में रहे ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया गया था। हाईकोर्ट में अब 10 फरवरी को सुनवाई होगी। भर्ती को रद्द करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट हरेंद्र नील ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में पूछा कि जब एजेंसियां भर्ती रद्द करने की बात कह चुकी हैं, तो फिर निर्णय क्यों नहीं हो रहा है। वहीं बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट वेदांत शर्मा ने बताया कि अभी सरकार अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची है। कोर्ट का यह रुख था कि जब 3-3 संस्थाएं 4-4 संस्थाएं कह चुकी है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, तो सरकार फिर कौन होता है? सरकार ये लोग ही तो होते हैं। तो कोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि आप इस पे जल्द से जल्द निर्णय लें और कोर्ट ने कहा है कि जब महाधिवक्ता साहब सब ने ओपिनियन दे दी है और इन्वेस्टिगेशन तो बहुत लंबे समय तक पूरी नहीं हो पाएगी, कई अपराधी वांछित है, इसलिए कोर्ट ने इसमें अब डेली बेसिस पे हियरिंग होगी और कोर्ट ने नेक्स्ट तारीख 10 फरवरी दी। सरकार ने कहा था कि अभी चाहे एजी साहब की ओपिनियन हो चाहे कमेटी की ओपिनियन हो, अभी हम लोग इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए कि हमें पूरी तरीके से कैंसिल करना है या नहीं करना है। अभी हम इन प्रोसेस में हैं और इतनी जल्दबाजी में हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। जो पिछले ऑर्डर के संबंध में जो कोर्ट का एक गुस्सा था सरकार के ऊपर कि आप हमारे पुराने ऑर्डर जिसमें हमने स्टेटस को मेंटेन करने का कहा है उसका आप उसको ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कहा कि वो जो स्टेटस को का ऑर्डर था वो था रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अभी जो चल रहा है ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग को लेके कहीं भी स्टे नहीं था। बट उस ऑर्डर को फर्दर क्लैरिफाई करके न्यायालय ने ये कह दिया कि अभी जो यथायथ स्थिति है वही बनी रहेगी, इसके आगे अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। जाहिर है हाईकोर्ट में भजनलाल सरकार की ओर से जवाब पेश करने के बाद सियासत गर्मा गई है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सरकार पर भ्रम की स्थिति का आरोप लगाया, तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि समझ नहीं आ रहा कि इस मसले पर सरकार का एजेंडा क्या है। प्रदेश सरकार ने इतना कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है। सरकार के मंत्री बोलते हैं कि परीक्षा रद्द होगी, सरकार अपना उत्तर देती है कोर्ट में कि हम नहीं कर पाएंगे। तो जो कन्फ्यूजन और जो अनिश्चितता बनी हुई है, इससे जनता पिस रही है और सरकार को तुरंत रूप से अपना जो सरकार का जो मत है वो उनको जनता को बताना चाहिए। जो नौजवान बच्चे परीक्षा दे के बैठे हैं उनका फ्यूचर जो है सरकार ने खतरे में डाल दिया है। एसआई भर्ती परीक्षा के लेकर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा वो जमानत पे छूट गए, ट्रेनिंग करने लग गए और ये इस सरकार की बड़ी इसमें फजीहत हुई। उसके बावजूद भी अब कोर्ट में जो जवाब पेश जिस प्रकार से किया है, इनके कैबिनेट मंत्री कुछ कहते हैं, सब कमेटी कुछ कहती है, एसओजी कुछ कहती है, पुलिस कुछ कहती है और खामियाजा यहां के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर पीसीसी चीफ
गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एसआई भर्ती भाजपा के आंतरिक द्वंद्व की अनसुलझी पहेली है। मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट का एक पक्ष भर्ती रद्द करने को तैयार नहीं है, जबकि एक कैबिनेट मंत्री और सरकारी मिशनरी समेत दूसरा पक्ष भर्ती निरस्त करने पर अड़ा है। डोटासरा ने लिखा कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की राय, सब कमेटी के सुझाव, एजी, एसओजी और पुलिस की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय किया है। अब मुख्यमंत्री ने यह निर्णय क्यों किया है, इसके पीछे सत्ता का वर्चस्व है या बंदरबान, यह भी एक पहेली है। लगता है दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष से बयान ले रखा है, कहीं इनके बयानों के पीछे बयान न लौटाने की लड़ाई तो नहीं। अब एक नजर एसआई भर्ती परीक्षा की टाइमलाइन पर। आरपीएससी ने एसआई के 859 पदों के लिए परीक्षा ली। भर्ती परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को हुई थी। पेपर लीक हसनपुरा में शांति नगर के एक सेंटर से हुआ था। स्कूल के प्रिंसिपल, सेंटर के अधीक्षक की मुख्य भूमिका ली। भजनलाल सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। मार्च 2024 लीक कांड में गिरफ्तारियां शुरू हुई। धांधली के बाद परीक्षा को रद्द करने की मांग उठी। हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के साथ ही राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है। अब आगामी दिनों में कोर्ट की सुनवाई के बाद ही एसआई भर्ती परीक्षा का भविष्य तय होगा। लेकिन अब तक पेपर लीक के मुद्दे को लेकर हमलावर रही बीजेपी अब डिफेंसिव मोड में आ चुकी है, जबकि विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। खबर में दम है में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।